Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will continue part 4 of this chapter Financial Literacy. ठीक ठीक है. इससे पहले हम दो पार्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं जो कि YouTube पे अपलोडेड भी है. ठीक है. तो लास्ट जो क्लास था उस पर हमने डिस्कस किया था बैंक के बारे में, राइट. सेंट्रल बैंक का नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसका काम क्या होता है? ठीक है. हालांकि हमने लास्ट जो वीडियो आया था उसमें हमने 2-4 पॉइंट ही डिस्कस किए थे और जो बाकी पॉइंट है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले, राइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री. ठीक है. सबसे पहले तो हमें जानना है कि फॉरेन करेंसी होता है क्या. जैसे मान लो अमेरिका में उसका जो करेंसी है उसको डॉलर बोला जाता है, तो हमारे लिए जो अमेरिका का डॉलर है वो फॉरेन करेंसी में आता है, राइट. तो ये जो फॉरेन करेंसी होगा उसका जो कस्टोडियन होगा, राइट, इंडिया में जो कस्टोडियन होगा वो कौन होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. मान लो मैं आपको समझाता हूं. देखो फॉरेन एक्सचेंज मे फ्लो इनटू द कंट्री इन मेनी डिफरेंट वेज लाइक एक्सपोर्ट अर्निंग, लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन. द सेंट्रल बैंक फिक्सेस द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. अब देखो सिंपल सी बात है. मान लो एक इन्वेस्टर है. ठीक है. इन्वेस्टर कहां का है? अमेरिका का है, यूएस का है. ठीक है. मान लो वो अब इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है. इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है तो कौन से करेंसी लेके आएगा? ऑब्वियसली वो यूएस का सिटीजन है तो वो डॉलर लेके आएगा. ठीक है. डॉलर लेके आएगा और इंडिया में इन्वेस्ट करेगा. ठीक है. तो इंडिया में क्या हो रहा है? डॉलर का इन्फ्लक्स हो रहा है, डॉलर आ रहा है बाहर से. ठीक है. तो ये जो डॉलर आएगा, ठीक है, इसका जो कस्टोडियन होगा, ठीक है, जो रेगुलेट करेगा इस चीज को, कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा. ठीक है. यहां पे लिखा हुआ है देखो, फॉरेन एक्सचेंज मे फ्लो इनटू दिस कंट्री मैनी डिफरेंट. ठीक है. जो फॉरेन करेंसी है वो बहुत से डिफरेंट वे में इंडिया में आते हैं. जैसे एक्सपोर्ट अर्निंग हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मैं आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझाया कि यूएस का बंदा है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है तो कौन सी करेंसी लेके आएगा? ऑब्वियसली डॉलर लेके आएगा. तो डॉलर का इंडिया में इन्फ्लक्स होगा. ठीक है. सिमिलरली मान लो असम से, ठीक है, असम से टी को एक्सपोर्ट करने वाले हैं. एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजने वाले हैं. ठीक है. कौन सी कंट्री में? मान लो यूके में भेजने वाले हैं, इंग्लैंड में भेजने वाले, राइट. तो अगर हम टी को भेजेंगे तो उसके बदले में क्या आएगा? उनका करेंसी आएगा. उनका करेंसी क्या है? पाउंड है. ठीक है. तो पाउंड आएगा. तो ऐसे ही डिफरेंट वे में क्या होता है, बाहर का जो करेंसी है वो हमारे इंडिया में आते हैं और इसका जो कस्टोडियन है वो कौन है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो चीज होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए एक फॉरेन एक्सचेंज को सेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 रुपी, ठीक है, 1 रुपये में कितना डॉलर होगा? ठीक है. या फिर मान लो $1 में कितना रुपी होगा? मान लो आजकल रेट आई थिंक 96-90 ऐसे चल रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो मान लो ये जो फॉरेन एक्सचेंज होगा, मतलब फॉरेन का जो करेंसी है $1 है, वो हमारे इंडिया के रुपए में से कितना इक्वल होगा. ठीक है. तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. और इसको कौन सेट करता है? इसको सेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट. तो यहां पे यही चीज लिखा हुआ है, रेट ऑफ एक्सचेंज इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ ए कंट्री इज एक्सचेंज्ड अगेंस्ट द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. ये जो रेट है, ठीक है, इस रेट में मतलब यहां पे लिखा हुआ है, ये इसको बोलते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज. द रेट एट विच द करेंसी ऑफ ए कंट्री इज एक्सचेंज. हमारे रुपये को कैसे एक्सचेंज किया जाए डॉलर के साथ, राइट. अब देखो, in a free enterprise economy where the state central over the economy is the minimum, the rate of exchange is basically determined by the market forces of demand and supply of the foreign currency. ठीक है. ये जो मार्केट में कितना फॉरेन करेंसी आ रहा है, कितना डिमांड है उसका, कितना सप्लाई है, उसके ऊपर ये रेट ऑफ एक्सचेंज डिपेंड करता है, राइट. ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज हुआ ये डिपेंड करेगा बेसिकली इसके ऊपर. ठीक है. बाहर से कितना करेंसी इंडिया पे आया, इंडिया से कितना करेंसी बाहर गया, राइट. ये जो बैलेंस है इसके ऊपर डिपेंड करके ये जो रेट है वो डिपेंड करता है, राइट.
अब देखो उसके बाद द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द क्लियरिंग हाउस ऑफ द मेंबर बैंक। मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि सेंट्रल बैंक या फिर रिजर्व बैंक में जो बाकी के कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, उन जो ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका अकाउंट आरबीआई में होता है, राइट, जो सेंट्रल बैंक है यहाँ पर, ठीक है। देयर इज इंटरबैंक लैंडिंग एंड द बोरोइंग। The central bank maintains the account of all the member bank. All the transactions between the lending and the borrowing bank are cleared at the central banking level. मतलब क्या होगा? मान लो आप क्या करते हो, एक दुकान में जाते हो, राइट, आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, ठीक है, और दुकानदार के पास क्या है, एचडीएफसी का अकाउंट। मान लो आपने कुछ पेमेंट किया, मान लो 100 रुपए पेमेंट किया आपने, तो एसबीआई से लेके वो एचडीएफसी तक चला गया, राइट। तो ऐसे हर एक ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट पास होता है एसबीआई से एचडीएफसी तक, ठीक है, वो फिजिकली तो कैश नहीं कैरी कर सकते, तो क्या करते हैं एक्चुअली आरबीआई में इन दोनों का अकाउंट होते हैं, राइट। मान लो एसबीआई से एचडीएफसी तक 100 रुपीज जाना था, तो पहले क्या होगा, एसबीआई से ये 100 रुपीज डिडक्ट होगा एंड एचडीएफसी में जाके 100 रुपीज ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आरबीआई करता है, आरबीआई के पास हर एक बैंक का अकाउंट होते हैं, ठीक है। और कौन सी बैंक से कहां से, मतलब एसबीआई यहां पे क्या करेगा, एसबीआई 100 रुपीज उसके अकाउंट से डिडक्ट करेगा एंड एचडीएफसी के अकाउंट में 100 रुपीज जमा करेगा। तो ये जो क्लियरिंग का काम करता है, ये कौन करते हैं, आरबीआई करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है देखो, ऑल द ट्रांजेक्शंस बिटवीन द लैंडिंग एंड द बोरोइंग बैंक आर क्लियर्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग लेवल। ये जो लैंडिंग एंड बोरोइंग का काम है ये सेंट्रल लेवल पे होता है, कौन करते हैं, आरबीआई करते हैं, राइट। उसके बाद द सेंट्रल बैंक हैज ए प्रमोशनल रोल टू प्ले। इट प्रोमोट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट रिलीजेस फंड टू द प्रायोरिटी सेक्टर इन द इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं स्पेशली इन विलेज, ठीक है, तो उसको जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, रीजनल रूरल बैंक या फिर असम में पर्टिकुलरली असम ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। आरबीआई इस बैंक को डायरेक्शन देता है कि आप, आपके पास जितना भी अमाउंट है उसमें से आप 40% कुछ सेक्शंस को देना होगा, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद मान लो कुछ छोटा इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली सेक्टर को आपको 40% अमाउंट लोन में देना है, ठीक है। ये आरबीआई डायरेक्शंस देता है एजीबीबी को, ठीक है। एक्चुअली एजीबीबी को दूसरा बैंक भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं जो मैनेज करते हैं आरबीआई, राइट। तो यहां पे सेम चीज लिखा हुआ है, इट प्रोमोट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो 40% लोन मैंडेटरी देना है, तो इससे क्या होगा, उन जो सेक्टर्स है जो कि थोड़ा पिछले वर्ग के हैं, उस सेक्टर्स का क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एट प्रेजेंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग in India has been fixed at 40% of the total deposit of the bank। यही चीज मैंने बोला, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, शॉर्ट फॉर्म में पीएसएल बोलते हैं इसको, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। आपके पास जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उसमें से आपको 40% लोन में घुमाना है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हो, जैसा एग्रीकल्चर हो गया आपका, ठीक है, कोई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको देना है, तो वो देना चाहिए, ठीक है, और ये मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो, देयर आर मिसलेनियस फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल बैंक। द बैंक रिव्यू द इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। बैंक क्या करते हैं, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है इकोनॉमी का, ठीक है, कंट्री का, तो वो बैंक क्या करते हैं, देखभाल करते हैं इस चीज को। जैसे मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन मतलब जो कमोडिटीज हो गया उसके प्राइस बढ़ा है या घटा है, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ये एसेस करता है सेंट्रल बैंक। उसके बाद इट सप्लाइज लोन्स टू द कोऑपरेटिव बैंक एंड अदर बैंक, ठीक है। ये तो मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया था आपको, अगर किसी बैंक को फंड की शॉर्टेज होता है तो अल्टीमेटली कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई प्रोवाइड करता है। इट ऑपरेट्स
ए वेलफेयर फंड फॉर द एजुकेशनल एंड सोशल पर्पसेस एंड सो ऑन। तो आरबीआई क्या करता है, मान लो एजुकेशन के लिए या फिर सोशल वेलफेयर के लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड क्रिएट करता है, ठीक है, और इस फंड के थ्रू क्या करते हैं, पैसे भेजते हैं। तो ये और एक काम हो गया आरबीआई का। तो यही तक था आरबीआई का काम, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे हम कमर्शियल बैंक। देखो, द बैंक विच प्रोवाइड सर्विस टू द पब्लिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by conducting activities related to the saving, credit, trade, etc. under the direction of a central bank are generally called commercial bank। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक को क्या, जैसे मान लो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये जो बैंक है, ये बैंक पब्लिक को डायरेक्टली क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू सेविंग्स, आप डायरेक्टली जाके इस बैंक पे सेविंग कर सकते हो। उसके बाद क्रेडिट, दैट मींस लोन, ट्रेड एक्सेट्रा अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई के डायरेक्शन के अंडर ये कमर्शियल बैंक ऑपरेट करते हैं एंड पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं, सेविंग्स देने की फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। प्रेजेंटली द एरियाज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ दिस बैंक्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। The function of the commercial bank are discussed below। ठीक है, तो हमने अभी तक आरबीआई का जो फंक्शन है, जो काम है, हमने डिस्कस किया था। तो आज अभी ये कमर्शियल बैंक का जो काम है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, द कमर्शियल बैंक मोबिलाइजेस सेविंग। मैंने ये चीज आपको लास्ट क्लास में ही समझाया था, ठीक है। जो आप बैंक पे सेविंग्स रखते हो, वो क्या करते हैं, बैंक थोड़ा अमाउंट खुद के पास रखता है एंड बाकी अमाउंट को क्या करते हैं, लोन में घुमा देते हैं। तो इसी के लिए यहां पे बोला मोबिलाइज सेविंग्स। आप जो सेविंग्स वहां पे जमा किए हो, वो सेविंग्स को मोबिलाइज कर देगा, राइट। सेविंग्स आर ऑफ थ्री टाइप, करेंट सेविंग और डिपॉजिट, फिक्स्ड सेविंग और टाइम डिपॉजिट एंड सेविंग्स डिपॉजिट, ठीक है। तीन टाइप का सेविंग, तीन टाइप का क्या होता है, सेविंग्स होते हैं। यहां पे डिस्कस किया हुआ है, हम एक एक करके देखते हैं। करेंट सेविंग्स और द डिपॉजिट मे बी विड्रॉन बाय द सेवर और डिपॉजिटर एट एनी टाइम, ठीक है। ये जो पहला टाइप है जिसका नाम है करंट सेविंग और डिपॉजिट, आप कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो। आप मान लो कुछ टाइम के बाद आपको पैसे की जरूरत है, तो आप उस पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हो एट एनी टाइम, ठीक है। तो करंट सेविंग्स और डिपॉजिट आप किसी भी वक्त बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट कैन नॉट बी विड्रॉन लाइक करंट डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट, नाम में ही लिखा हुआ है फिक्स्ड डिपॉजिट, आप बैंक में जमा रखे हो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे 5 साल हो गया, 5 साल के लिए आप एक बैंक में आपने कुछ पैसे को जमा कर दिया एंड फाइनली 5 साल के बाद आपको वो अमाउंट विड्रॉ करने का परमिशन होगा, ठीक है। तो ये कैन नॉट बी विड्रॉन एट एनी टाइम लाइक करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट का ही उल्टा है। करंट डिपॉजिट आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आप विड्रॉ नहीं कर सकते, एक फिक्स टाइम के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो। द डिपॉजिटर हैज टू गिव प्रायर इंटीमेशन टू द बैंक बिफोर ही और शी विड्रॉज द सेविंग, ठीक है। और आप जब विड्रॉ करोगे उससे पहले बैंक को आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी कि मेरा ये फिक्स डिपॉजिट अमाउंट था और मैं 5 साल हो गया मेरा, अब मैं विड्रॉ करने वाला हूं, राइट। In case of savings deposit, a part can be withdrawn as and when necessary, but the other part can be withdrawn only with the bank permission। और जो थर्ड टाइप का होता है उसमें आप कुछ पैसे क्या करते हो, विड्रॉ करते हो एंड बाकी अमाउंट बैंक के परमिशन के हिसाब से विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब 50-50 केस हो गया। पहले जो टाइप था वहां पे आप कभी भी कर सकते हो, जो दूसरा टाइप था उस पर आप कुछ फिक्स टाइम के बाद ही कर सकते हो, एंड तीसरा जो टाइप था वो 50-50 केस है। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 ओनली 36% ऑफ इंडिया's टोटल पॉपुलेशन हैड बैंक अकाउंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, फैक्ट लिखी हुई है ना, सेंसस 2001 के हिसाब से सिर्फ इंडिया में 36% लोगों ने बैंक अकाउंट खोला है, राइट। तो ये बहुत कम नंबर है। इन 2011 इट इंक्रीज्ड टू 59%। तो पहले था 36,
उसके बाद 59% लोगों ने बैंक अकाउंट खोला। बाय 2014 210.5 मिलियन इंडियंस हैड बैंक अकाउंट। द नंबर इज स्टिल राइजिंग। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जो विलेजेस में होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो कैश होते हैं वो अपने पास रखते हैं, सेविंग्स करते हैं। तो उनको नहीं पता कि ये जो बैंकिंग फैसिलिटी है, बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, ये नहीं पता, क्योंकि एजुकेशन इतना पेनिट्रेट नहीं किया विलेजेस पे। तो इसकी वजह से ये जो परसेंटेज है अब बढ़ रहा है, राइट। अब आप गांव में भी जाओगे तो वहां पे ग्रामीण विकास बैंक जैसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 36% से 59% हुआ। अब ये जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद द कमर्शियल बैंक ऑफर लोन्स। ये तो आपको सबको पता है, आप जब लोन लेने जाओगे तो आप कमर्शियल बैंक पे ही जाओगे, आप तो आरबीआई में नहीं जा सकते, ठीक है। फर्मर, आर्टिशंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठेला वाला, रिक्शा, पोलोस एंड अदर रिसीव लोन, ठीक है। ये जो डाइवर्स सेक्टर के लोग हैं वो कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं। द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द बैंक लोन इंप्रूव्स द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो लोन लेके कुछ अपने बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करते हैं तो इकोनॉमी बूस्ट होता है, इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। इसके बाद देखो, जनरली द कमर्शियल बैंक डज नॉट ऑफर लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन मीन्स दैट द बैंक हैज टू पार्ट विथ सेविंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मान लो एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो आज बैंक में जाते हैं एंड 50,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आज से मान लो 3-4 दिन बाद शॉपकीपर को 10,000 रुपीज की जरूरत है, ठीक है। अब इसी में बैंक क्या करता है, जिस दिन शॉपकीपर क्या करता है 50,000 रुपीज डिपॉजिट करते हैं, उससे अगले दिन ये बैंक क्या करते हैं 50,000 रुपीज ही क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में के लिए लोन देते हैं। तो बैंक के पास लिटरली पैसा नहीं है। अगर मान लो 3 दिन बाद ये शॉपकीपर फिर से आता है और बोलता है कि 50,000 रुपीज में 10,000 रुपीज मुझे आज दे दो, उसके बाद मैं फिर से डिपॉजिट कर दूंगा, लेकिन तब ये बैंक दे नहीं पाए। इसकी वजह से बैंक क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन नहीं देते। मान लो ये 50,000 लोन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को दिया 15 ईयर्स के लिए, 15 साल के लिए, ठीक है, तब तो ये बैंक का क्या होगा, मनी शॉर्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, बैंक लॉन्ग टर्म लोन नहीं देते हैं। दिस में क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द बैंक। द बैंक विल नॉट बी इन ए position to release the saving to the depositor when he or she comes to withdraw money, ठीक है। यहाँ पे यही बोला, अगर शॉपकीपर 3 दिन के बाद आके बोलता है कि मुझे 50,000 में से 10,000 विथड्रॉ करना है, तो बैंक के पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि बैंक 15 साल के लिए 50,000 लोन ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। पीपल मे लूज कॉन्फिडेंस इन द बैंक, अल्टीमेटली द बैंक मे इवन फेल और गो बैंकरप्ट, ठीक है। तो ये जो शॉपकीपर है, ये बैंक के ऊपर उसका भरोसा ही टूट गया एंड फाइनली ये बैंक क्या होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंक के पास पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो सकते हैं। अब देखो, द कमर्शियल बैंक एज ए होल कैन क्रिएट क्रेडिट मनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट मनी को क्रिएट करते हैं। कैसे, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइमरी और द पैसिव डिपॉजिट द बैंक कैन क्रिएट डेरिवेटिव और एक्टिव डिपॉजिट। अब देखो, सिंपल सी बात है, मान लो आप क्या करते हो, बैंक में चलते हो, ठीक है, और 1,000 रुपीज डिपॉजिट करते हो। आपको तो पता है बैंक 10% अपने पास रखेगा, 10% इज एन एग्जाम्पल, राइट। तो मान लो 100 रुपीज बैंक खुद के पास रखेगा और बाकी जो 900 रुपीज है वो एक कस्टमर को दे देगा जिसकी लोन की जरूरत है, राइट। तो मान लो ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया 900 रुपीज, ठीक है, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट जाके कहीं पे मशीन्स खरीदता है, ठीक है। अब मशीन्स कहां से खरीदेगा, एक शॉप से ही खरीदेगा, ठीक है। मान लो ये इंडस्ट्रियलिस्ट 900 रुपीज लेके मशीन वाले को दे देते हैं एंड फिर से ये मशीन वाला क्या करते हैं, 900 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करते हैं। वो अपने जो खुद के बैंक अकाउंट है वहां पे 900 रुपीज डिपॉजिट करते हैं। तो अब देखो, इसको लग रहा है कि मैंने बैंक में 1,000 रुपीज डिपॉजिट किया, ये जो मशीन वाला है इसको लग रहा है मैंने 900 रुपीज डिपॉजिट किया। तो अब देखो, 1,000 रुपीज से ये मनी कितना हो गया, 1,000 प्लस 900, दैट मीन्स 900 एक्स्ट्रा जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है,
ठीक है, इसको बैंक क्रिएट करता है। ठीक है, द सेविंग्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बाय ए सेवर इज द प्राइमरी और द पैसिव डिपॉजिट। जो आपने डिपॉजिट यहाँ पे सेविंग्स में है, डिपॉजिट अपने बैंक में जमा किया, इसको बोलते हैं प्राइमरी और पैसिव डिपॉजिट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपने जो बैंक में जाके जमा किया उसको क्या बोलते हैं? इट इज द पैसिव बिकॉज इट इज द सेवर हु टेक्स द फर्स्ट स्टेप। इसको पैसिव इसलिए बोला जाता है कि आप क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप लेते हो और 1000 रुपीज बैंक में जमा करते हो। द बैंक इज पैसिव। On the contrary, derivative or the active deposit are created by the commercial bank. ठीक है, आप क्या करते हो, 1000 रुपीज जमा करते हो। ये क्या है? ये है डायरेक्टली डिपॉजिट, जो पैसिव डिपॉजिट है। ठीक है, एंड डेरिवेटिव और एक्टिव डिपॉजिट क्या है? जो बैंक ने क्रिएट किया, ये 900 रुपीज। ठीक है, 1000 बैंक में डिपॉजिट हुआ था, फिर से 900 रुपीज वो मशीन वाला ने अपने हिसाब से डिपॉजिट कर दिया, तो ये एक क्रेडिट मनी क्रिएट हो चुका है। A part of the primary or the passive deposit is retained by the bank. The bank offer the other part as a loan to different section of people in the society. जो मैंने पहली क्लास में बोला था, कुछ पैसे बैंक अपने पास रखेगा और कुछ पैसा लोन में घुमाएगा। ठीक है, the process of credit creation starts as soon as the bank begin to offer loan. अगर बैंक ये 900 रुपीज लोन में नहीं देता तो ये क्रेडिट मनी क्रिएट ही नहीं होता। ठीक है, तो क्रेडिट मनी जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, वो स्टार्ट होते हैं कब? जब बैंक लोन देना चालू करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, द कमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन मिसलेनियस फंक्शन। क्या क्या है देखो, वैल्यूएबल ऑर्नामेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा मे बी केप्ट इन द लॉकर ऑफ द बैंक फॉर सेफ कस्टडी। सम ऑफ द बैंक ऑल्सो फंक्शन एज अ ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कस्टमर और डिपॉजिट। ठीक है, बैंक क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, गोल्ड का ऑर्नामेंट्स हो गया, वो बैंक के जो सेफ्टी लॉकर्स होते हैं उसमें जमा कराते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बैंक ऑल्सो फंक्शन एज ए ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी। आपका जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रस्टी के हिसाब से भी वो बैंक काम करते हैं। राइट, अब देखो, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। देखो, नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक का ऐसा टाइप है जो कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए लोन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, द IDBI वाज सेट अप इन द ईयर 1964। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क देकर अपना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ में। IDBI का एस्टेब्लिशमेंट का हुआ था। दिस बैंक हैज टू प्राइमरी फंक्शंस टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रीज। जो मैंने जस्ट बोला आपको, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो फाइनेंशियली असिस्टेंस है, दैट मींस लोन है, वो कौन प्रोवाइड करते हैं? IDBI प्रोवाइड करते हैं। टू डेवलप द इंस्टीट्यूशंस दैट आर रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस चाहिए, तो उसको डेवलप करने के लिए यह बैंक क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, द बैंक ऑफर डायरेक्ट लोन टू द वेरियस इंडस्ट्रीज, जो मैंने जस्ट बोला आपको। It also offer indirect loan for industrial development. डायरेक्ट लोन भी देता है और इनडायरेक्ट लोन, किसी के थ्रू भी ये लोन पास करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, IDBI gives financial assistance to the State Finance Corporation, Industrial Development Corporation, the Commercial Bank, and such other institutions. In their turn, these institutions offer loan to the various industries. देखो, IDBI मान लो खुद जाके लोन देते हैं 50,000 करोड़ का किसी भी एक इंडस्ट्रीज को, ऐसा भी करता है। या फिर मान लो IDBI कुछ लोन देगा 50,000 करोड़ का SBI को, SBI जाके किसी एक इंडस्ट्री को ये लोन पास कर देगा, तो ये इनडायरेक्ट लोन हो गया। ठीक है, thus the loan from the IDBI does not come directly to the industries but through these institutions. तो डायरेक्टली भी आ सकता है या फिर ये इनडायरेक्टली भी आ सकता है थ्रू द कमर्शियल बैंक और स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये कुछ कॉर्पोरेशन है, इसके थ्रू भी फंड पास करा सकता है। उसके बाद another important functions of the IDBI is to offer industrial loan at the concessional rate of interest to the industries in the backward regions of the country. मान लो कुछ बैकवर्ड रीजन है, जैसे ट्राइबल रीजन हो गया, ठीक है, तो वहां पे इतना इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वहां पे इंडस्ट्री सेट करने के लिए बहुत कम अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। ठीक है, मान लो किसी
गुवाहाटी वजह से सेट करना है, गुवाहाटी में इंडस्ट्री सेट करना है, तो मान लो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10%, 12%। मान लो यही अगर कुछ बैकवर्ड प्लेसेस पे, मान लो एक विलेज पे, ठीक है, इंडस्ट्री बनाना है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा, मान लो 5% दे रहे हो, ठीक है, तो ये भी काम करते हैं आईडीबीआई। उसके बाद येट अनदर फंक्शन ऑफ द आईडीबीआई इज टू टेक द इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आईडीबीआई क्या करता है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है ताकि जो यूथ है इंडिया के, उस यूथ के अंदर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक फीलिंग्स है वो जाग सके और वो लोग इस काम को आगे ले सके, ठीक है। उसके बाद देखो रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, 5 रीजनल रूरल बैंक were set up for the first time in 1975। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1975 में पहली बार 5 आरआरबी को सेटअप किया गया। दिस बैंक परफॉर्म 2 फंक्शंस, क्या क्या है, टू प्रोवाइड लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द विलेजर्स एंड लिबरेट देम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द प्राइवेट मनी लेंडर who charge extremely high rate of interest। मैंने आपको बोला था कि पहले के जमाने में क्या होता था, जो जमींदार होते थे, जमींदार गरीबों को लोन देते थे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रखते थे, 20-30%, मान लो उससे भी ज्यादा रखते थे, मान लो कहीं था 50-70 तक ही चलता था। लेकिन ये आरआरबी सेटअप होने के बाद आरआरबी का मेन ही काम ये है कि ये लोन प्रोवाइड करता है टू द विलेजर्स एंड कम इंटरेस्ट रेट, मान लो 5%, मान लो 4%, मान लो 3%, ठीक है। जहां पे प्राइवेट मनी लेंडर क्या करते थे 20, 30, 50 तक लेते थे, एंड ये जो बैंक है आरआरबी क्या करते थे, अब 3, 4, 5% में ही लोन देते थे, ठीक है। अब देखो, टू मोबिलाइज द रूरल सेविंग्स एंड इन्वेस्ट दिस इन वेरियस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। अब क्या बोला कि देखो विलेज एरिया में क्या होता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ज्यादा होते हैं, जैसे मान लो सेरिकल्चर हो गया आपका, उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। तो इन सब चीजों में क्या करते हैं, जो सेविंग्स होते हैं उसको मोबिलाइज करते हैं एंड लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इन 2014 द नंबर ऑफ आरआरबी इन इंडिया वाज 57। 2014 तक ये कितना था, 57 था आरआरबी जो इंडिया में है, लेकिन आजकल ये नंबर तो इंक्रीज हो चुका है, आपको पता है, ठीक है। तो आई थिंक यही तक था आपका। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, उसके बाद आज के जो क्लास है इसमें हमने कमर्शियल बैंक देखा, उसके बाद आरबीआई कुछ फंक्शन बाकी था वो भी देखा हमने, एंड आईडीबीआई एंड आरआरबी को डिस्कस किया। इसके बाद जो अगली क्लास होगा उसमें बाकी जो बैंक के टाइप्स है उस पर हम डिस्कस करने वाले। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।